हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए, आज सॉलिड स्टेट दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। सॉलिड स्टेट का ब्रीफिंग करा दी थी, सॉलिड स्टेट के बारे में बता दिया था, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा दिए थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स भी पढ़ा दिए थे। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। यहाँ से जो भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं आगे की, वो ऑलमोस्ट नई है आपके लिए, अभी तक आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो आज का टॉपिक सबसे पहला जो है वो क्या है, क्रिस्टल लैटिस। तो लगा लीजिए कॉपी में हेडिंग अपनी, क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है क्रिस्टल लैटिस? ये डायग्राम आपको बराबर में दिख रहा है, ये एनसीईआरटी से डायग्राम दिया है। ये क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम है। क्या है ये? अ रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। कुछ भी नहीं है, आप पॉइंट्स कोई भी, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस तरीके से, ठीक है, इनको क्या कर दीजिए, 3D ज्योमेट्री में अरेंज कर दीजिए। 3D ज्योमेट्री में अरेंज कर दीजिए और कोई एक पर्टिकुलर शेप दे दीजिए उसको, पर्टिकुलर ज्योमेट्री होनी चाहिए उसकी, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी लगा दिया। 3D ज्योमेट्री, 3D अरेंजमेंट में पॉइंट्स को अरेंज कर दिया हमने, तो जो भी स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दिखा रखे हैं आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स, जो ये दिखा रखे हैं, ये वाली डॉट, ये डॉट, ये सब क्या है, ये लैटिस पॉइंट है। ठीक है, इन्हीं लैटिस पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट अभी मैंने यहाँ बोला, इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्योंकि लैटिस पॉइंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। बताएंगे इस बात को हम अभी नीचे कि लैटिस पॉइंट बोला जाता है। तो ये पॉइंट्स मिलके क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, इसीलिए इन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट बोला जाता है। तो आपसे पूछे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो लैटिस पॉइंट की 3D, लैटिस पॉइंट को 3D अरेंजमेंट में अरेंज कर दिया जाता है। कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है कि वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाने लगे। तो जो भी स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट बनेगा, ये बना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। इस इन लैटिस पॉइंट को अरेंज करने के 14 पॉसिबल वेज हैं, मतलब आप 14 तरीके की डिफरेंट ज्योमेट्री वाले स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो इसीलिए देर आर 14, और ये जो 14 स्ट्रक्चर बनते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच, जिनके नाम पे ये लैटिस का नाम दिया गया है, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, डिस्कवर करा था, इस सब चीज़ों को बताया था, इन सब चीज़ों को। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेवियस लैटाइस भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, आप लैटाइस बोल सकते हो, लैटिस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 14 पॉसिबल 3D लैटाइसेस हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें ब्रेवियस लैटाइस बोला जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्रिस्टल लैटाइस की, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इसी डायग्राम के बेसिस पे बताएंगे। ईच पॉइंट इन अ लैटाइस इज कॉल्ड लैटाइस पॉइंट और लैटाइस साइट। क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट दिखा रखे, देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट लेबल भी हो रखा है यहाँ पे, लैटाइस पॉइंट। जितने भी पॉइंट हैं, ये डॉट्स जितनी भी बन रही हैं, ये वाली जितने भी पॉइंट्स जिन्हें जोड़ के आपने क्या बनाया था, ये क्रिस्टल लैटिस बनाया था, उन सब पॉइंट्स को बोलेंगे हम लोग क्या, लैटिस पॉइंट या लैटाइस पॉइंट। ठीक है, मैं लैटिस ही बोलूँगा, वो थोड़ा बोलने में सही लगता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। अब ये पॉइंट हैं क्या भाई, हमने कहा कि हमने पॉइंट्स अरेंज कर दिए, 3D ज्योमेट्री दे दी, और जो स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट बना उसको हमने क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। लेकिन ये पॉइंट है क्या? ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किसके लिए क्रिस्टल लैटिस बना रहे हो। ये पॉइंट एटम भी हो सकते हैं, ये पॉइंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और ये पॉइंट आयन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने जो क्रिस्टल लैटिस बनाया है वो किस चीज़ का बना है। आप एटम का बना रहे हो तो ये शॉर्ट शॉर्ट एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं लैटिस पॉइंट्स। फिर क्या बोला गया, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटाइस। अब ये, अगर मैं ये सारी ग्रीन लाइंस जितनी भी बन रही हैं यहाँ से ये हटा दूँ, तो आपको इसकी ज्योमेट्री समझ में नहीं आने की। यहाँ से क्लियर ज्योमेट्री दिख रही है कि ये क्या है, बहुत सारे क्यूब्स हैं जो कि एक के ऊपर एक और ये आगे पीछे रखे गए होंगे। लेकिन अगर मैं ये लाइंस हटा दूँ तो ज्योमेट्री समझ में नहीं आएगी हमें। तो जब ये पॉइंट्स को हम लाइंस के थ्रू जोड़ देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर एज अ रिजल्ट बनता है वो क्रिस्टल लैटिस होता है, सबको समझ में आ ही चुका है। और उन्हीं लाइंस की वजह से क्या हो जाती है, आपके पास में ज्योमेट्री आ जाती है लैटाइस की। अदरवाइज आपके पास में ज्योमेट्री नहीं होगी, आप समझ नहीं पाओगे, मतलब कि स्ट्रक्चर तो बन जाएगा क्रिस्टल लैटिस का, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि उसकी ज्योमेट्री डिफाइंड नहीं है। तो उन लाइंस को हम क्या कर देते हैं, सारे पॉइंट्स को इंटरलिंक करके लाइंस जोड़ देते हैं, जिससे क्या हो सके, क्रिस्टल लैटिस की आपको ज्योमेट्री समझ में आ सके। ये था क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस का छोटा भाग, क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो उसे यूनिट सेल बोला जाता है। यानी कि ये देखिए, जो यहाँ पे ऑरेंज में शेड करके आपको दिखा रखा है जितना भी, ये पूरा डायग्राम, ये क्या है, ये एक यूनिट सेल है। या आप ये कह सकते हो कि क्रिस्टल लैटिस जो है वो बहुत सारे यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। जैसे एक यूनिट सेल क्या है, अभी नीचे हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो एक ये जैसे बहुत सारे क्यूब्स दिख रहा होगा सबको, कि बहुत सारे क्यूब से मिला के स्ट्रक्चर बना है।
तो एक यूनिट सेल क्या है, एक क्यूब को हम एक यूनिट सेल बोल सकते हैं। वो वेरियस यूनिट सेल्स आप रिपीट करोगे, एक के ऊपर एक के आगे पीछे एक रखोगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्रिस्टल लैटिस बनता है। समझ में आ गया सबको कि लैटिस पॉइंट से क्रिस्टल लैटिस कैसे बना रहे हैं और यूनिट सेल से लैटिस क्रिस्टल लैटिस को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो आप क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट निकाल के बाहर रख दीजिए, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। डिफाइन देख लीजिए, it is the smallest portion of the crystal lattice which when repeated in different directions generates the entire lattice। क्रिस्टल यूनिट सेल क्या है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है लैटिस का, जिसे अगर आप बार बार रिपीट करो अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब ऊपर रख दो इस ये देखिए, ये एक यूनिट सेल हमने यहाँ दिखा रखा है। इस यूनिट सेल के एक ऊपर यूनिट सेल रख दिया, एक इस तरफ यूनिट सेल रख दिया, एक इस तरफ रख दिया, एक नीचे रख दिया, और इसी तरीके से रिपीट करते चले जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, एक एंटायर क्रिस्टल लैटिस ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस छोटे से पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनिट सेल बोल सकता हूँ। तो यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस का वो छोटा सा पार्ट जिसको अलग अलग डायरेक्शन में रिपीट करने से एंटायर लैटिस अगर जनरेट हो जाता है तो आप उसे क्या बोलोगे, यूनिट सेल बोलोगे। यूनिट सेल की कैरेक्टरिस्टिक जैसे क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पहला पॉइंट बताया गया है कि यूनिट सेल के पास में 3 एजेस होती हैं, ए बी सी। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि आप जो यूनिट सेल पढ़ रहे हैं वो कौन से यूनिट सेल पढ़ रहे हैं। यूनिट सेल के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, तो नीचे एक एक करके चल के हम पढ़ेंगे उन टाइप्स को। तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। तो ये जो एजेस हैं इनकी, ये ए दिख रही है आपको, ये बी दिख रही है इसकी, और ये सी हाइट दिख रही है, ये विड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, यूनिट सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट सेल को एक्चुअली डिफाइन करने के लिए 6 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। 3 है उसकी एजेस ए बी सी, और 3 है उसके एंगल्स अल्फा बीटा गामा। तो वो 3 एंगल कौन कौन से हैं, अल्फा एंगल है बिटवीन बी एंड सी, बीटा एंगल है बिटवीन ए एंड सी, गामा एंगल है बिटवीन ए एंड बी। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एंगल किसके बीच में। आप बस इतना याद रख लीजिए कि अगर आप किसी यूनिट सेल को डिफाइन करने चले, समझाने चले उसकी ज्योमेट्री को, तो आपको 6 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, 3 एजेस और 3 एंगल्स उन एजेस के बीच में। कौन कौन से एजेस हैं, ए बी सी, कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से एंगल्स हैं, अल्फा बीटा गामा। इन 6 एंगल्स की हेल्प से एक टेबल भी दिखाएंगे आपको, जिसमें क्लियरली आपको समझ में भी आएगा कि यूनिट सेल को किस तरीके से आप याद कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स की ज्योमेट्री को। वो टेबल इंपॉर्टेंट भी है फॉर 1 मार्क सेक्शन के लिए। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देख लेते हैं एक बार, कितने तरीके के यूनिट सेल हैं। मेजरली यूनिट सेल को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से यूनिट सेल बोलो, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड दूसरा है क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन कौन से, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है और सेंट्रल यूनिट सेल क्या है, देखते हैं एक एक करके। प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है बच्चों, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वही वो डॉट्स हैं जो हम यहाँ बना रहे थे कोनों पे, जिनको जोड़ के यूनिट सेल बना रहे थे, ठीक है। ये भी ऊपर आपको लेटिस पॉइंट दिखाए थे मैंने, यही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स और आयंस अभी बताया था मैंने आपको। तो इन्हीं को हम लोग अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे बार बार, तो कोई कंफ्यूज ना हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या बात चल रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स वही डॉट्स या लेटिस पॉइंट्स, अगर किसी को समझ में आता है तो। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल। अगर सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो हम यूनिट सेल जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। देखिए नीचे डायग्राम में आपको ये वाला दिखा रखा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल दिख रहा होगा। इसके सिर्फ 8, सबको पता है कि 8 कॉर्नर्स होते हैं एक क्यूब या क्यूबॉइड के। तो उन 8 कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है, एक एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल रखा हुआ है। 8 डॉट दिख रही होंगी इस वाले डायग्राम में आपको, 4 ऊपर दिख रही हैं, 4 नीचे दिख रही हैं। तो अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट है, चारों कॉर्नर पे ऊपर और चारों कॉर्नर पे नीचे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है। क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखते हैं क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव समझ में आ गया होगा सबको कि अगर कॉर्नर पे कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट है तो प्रिमिटिव है। कॉर्नर के अलावा और कहीं भी कांस्टेंट पार्टिकल अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर पे तो रहेंगे ही, उसके अलावा और कहीं भी पार्टिकल अगर प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर, तो वो कैसा यूनिट सेल बन जाएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा। अब और कहीं भी प्रेजेंट है, मतलब कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है उसकी लोकेशन के बेसिस पे हम सेंटर्ड यूनिट सेल को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूँ। व्हेन यूनिट सेल कंटेन 1 और मोर कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द पोजीशन अदर देन द कॉर्नर इन एडिशन टू दोज एट द कॉर्नर। यानी कि ऐसे पार्टिकल आ गए जो कॉर्नर के अलावा और कहीं भी प्रेजेंट हैं, अगर कॉर्नर पे तो है ही हैं और कहीं भी प्रेजेंट हैं, ऐसे यूनिट सेल को, अगर ऐसा कोई यूनिट सेल बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे।
और ये पार्टिकल जो आए हैं कॉर्नर के अलावा वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, उसकी लोकेशन के बेसिस पे हम लोग इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। किसे? सेंटर्ड यूनिट सेल को। देखिए सबसे पहला क्या है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को क्लियरली नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा, जो पूरी बॉडी है यूनिट सेल की, उसके बीचों बीच ये क्या रखा होगा, पार्टिकल रखा होगा। कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो एक्स्ट्रा आया है, दूसरा आया है कॉर्नर के अलावा वाला, वो कैसा आया होगा, वो ऐसे आया होगा कि बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर में रखा होगा, बीचों बीच रखा होगा बॉडी के। ये देखिए डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। 8 पार्टिकल ऊपर नीचे दिख रहे होंगे, कॉर्नर पे रखे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, एक पार्टिकल ये वाला बीच में एक्स्ट्रा आ गया है। आप इन लाइंस को ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ ज्योमेट्री को रिलेट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए दे रखे हैं, ठीक है। तो बॉडी सेंटर समझ में आया कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। चलिए उसके बाद है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि जब पार्टिकल जो है, कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है, वो फेस के सेंटर में रखा हो। और सबको पता है कि कितने फेस प्रेजेंट होते हैं एक क्यूब के अंदर। जितने भी फेस प्रेजेंट है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 साइड वाले, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, कितने फेज हो गए? टोटल 6 फेजेस हो गए। तो 6 फेज के सेंटर पे, हर किसी के सेंटर पे, भाई सेंटर हैं, ये नाम याद रखने आपको, सेंटर्ड हैं तो सेंटर में ही प्रेजेंट होंगे। बॉडी सेंटर है तो बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर है तो फेस के सेंटर में, ठीक है। फेस सेंटर में हर एक फेस के सेंटर पे एक कांस्टेंट पार्टिकल रखा होगा। देखिए ये कांस्टेंट पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, ऊपर वाले फेस के सेंटर पे हो गया। ये कांस्टेंट पार्टिकल इस साइड वाले के हो गया, ये वाला इस साइड वाले के हो गया, ये वाला नीचे वाले के हो गया, ये वाला ऊपर वाले के हो गया, और ये वाला, ये जो ये वाला है, ये किसके हो गया? ये पीछे वाले के हो गया। यानी कि हर एक फेज के सेंटर पे एक एक्स्ट्रा पार्टिकल रख दिया हमने, कांस्टेंट पार्टिकल रख दिया, इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ये ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई भी बनेगा तो फेस सेंटर्ड है। याद, बहुत बड़ी चीज़ नहीं याद करने के लिए, नाम में ही सब कुछ छुपा होता है। तीसरा आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या कहता है? ऐसा कोई यूनिट सेल जो एक कांस्टेंट पार्टिकल जो कॉर्नर पे रखे हैं वो तो है ही हैं, साथ में क्या होता है, किन्हीं भी 2 ऑपोजिट फेजेस पे उसके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे वो पार्टिकल्स। एंड सेंटर्ड है मतलब एंड के सेंटर पे होगा। ये थोड़ा नाम से क्लियर नहीं होता, ये मैं आपको फिगर दिखाता हूँ। ये देखिए एंड सेंटर्ड में क्या होता है, ये 8 पार्टिकल आपको कॉर्नर वाले क्लियरली दिख रहे होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, किन्हीं भी 2 अपोजिट फेजेस पे के सेंटर में कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ आपको दिखाया गया है ऊपर वाले और नीचे वाले के, जरूरी नहीं है वो ऊपर नीचे वाले के हों, वो इन दोनों पे भी हो सकता है, इस साइड वाले, इस साइड वाले, वो आगे पीछे वाले पे भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, लेकिन होगा ऑपोजिट फेजेस पे, ठीक। तो सबको समझ में आया प्रिमिटिव कौन से, जिसके कोने में प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद हमने सेंटर्ड पढ़े थे, जिसकी कोने के अलावा और कहीं भी प्रेजेंट है तो वो सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएंगे। 3 तरीके के थे। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के सेंटर में एक सिर्फ कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। फिर पड़ा फेस सेंटर, हर एक फेस के सेंटर में कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। और फिर पड़ा एंड सेंटर्ड कि किन्हीं 2 ऑपोजिट फेजेस के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा, इन एडिशन टू दोज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक। इतना क्लियर हुआ सबको? चलिए बहुत अच्छी बात है। और नेक्स्ट हेडिंग जो लगाने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग करने वाले हैं, वो अभी मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल्स जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स थे? 6 पैरामीटर्स, ABC जो उनकी एज लेंथ या एक्सियल लेंथ बोलते हैं उन्हें, और अल्फा बीटा गामा जो कि उनके एक्सियल एंगल बोलते हैं। इनके बेसिस पे अलग अलग शेप हो सकती हैं उनकी, क्रिस्टल सिस्टम को नाम दिया गया है उनकी शेप के बेसिस पे, और अलग अलग वेरिएशन पॉसिबल है उनकी, ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग एक आपको टेबल की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे, याद कराने का तरीका भी बताएंगे इस टेबल में कि किस तरीके से इस टेबल को याद करना है। हो सकता है वो फ़नी लगे आप लोगों को, लेकिन याद अच्छे से हो जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप वीडियो को तसल्ली से देखिएगा अब इस टेबल को समझने के लिए, क्योंकि ये टेबल 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। वैसे ये टेबल बिल्कुल बेकार था, इस टेबल में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता था, क्योंकि ये चैप्टर जब पहले बोर्ड्स में आता था तो सिर्फ 4 मार्क्स का आता था। तो पैकिंग एफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन आ जाता था, एक क्वेश्चन फार्मूले पे आ जाता था। तो फार्मूले वाले क्वेश्चन जो अभी हम आगे करेंगे उनको भी करने के लिए ये टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टेबल को कि क्या है टेबल के अंदर और किस तरीके से इसे याद करना है। देखिए टेबल को हमने 4 कॉलम के अंदर डिवाइड करा है। क्रिस्टल सिस्टम यानी कि नाम बताएंगे हम अलग अलग सिस्टम के, उसके बाद क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है, क्या क्या किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो उन्हें, एज लेंथ क्या होती है उनकी सबकी, किस तरीके से याद करोगे, और एक्सियल एंगल किस तरीके से याद करोगे, ये करना है। तो सबसे पहले एक निमोनिक सुन लीजिए, जो आप क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल सिस्टम के सीक्वेंस को, ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं, तो ही आप क्या कर पाओगे, इन्हें आसानी से रिमेंबर कर पाओगे। मैंने आपको एक ऐसे सीक्वेंस में लगा के दिए हैं जिससे ये वाले और ये वाले आपको रिमेंबर करने आसान हो सकते हैं। आप उल्टे सीधे सीक्वेंस में याद करोगे तो ये चीज़ें, ये 2 पैरामीटर्स याद कर पाने मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है।
तो मैंने इसी तरीके से इन्हें अरेंज करा है इस न्यूमोनिक्स के बेसिस पे, जिससे आप एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स बिल्कुल बिना प्रॉब्लम के भी आसानी से याद कर सकें। देखिए क्या है, सबने वो क्यूब देखा होगा जो कलर वाला क्यूब बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो हमने उसी के बेसिस पे थोड़ा सा कोई निमोनिक बना लिया है। वो जो क्यूब था, ये क्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो कलर वाला क्यूब जो था वो हमने किसको दिया, मेंस को बनाने के लिए दिया, आदमियों को बनाने के लिए दिया कि आप बनाइए कलर उसमें, ठीक है। तो वो क्यूब जब मैन को वो वाला क्यूब दिया कलर वाला बनाने के लिए, तो उन्होंने ट्राई करा, ट्राइगोनल आ जाएगा उसमें। ट्राई करने में सबने, किसी ने 4 तरीके लगाए, किसी ने 6 तरीके लगाए। 4 तरीके मतलब टेट्रा और 6 तरीके मतलब हेक्सा, ठीक है। तो अभी तक क्या है ट्रिक, दोबारा रिपीट करता हूँ। कलर जो बनाने वाला क्यूब होता है वो क्यूब हमने आदमियों को दिया, वो उन्होंने ट्राई करा बनाने के लिए, ट्राइगोनल हो गया। 4-6 तरीके सबने लगाए लेकिन उनसे नहीं बना, उन्होंने हार मान ली। तो 4-6 में क्या आ जाएगा, 4 में आ जाएगा टेट्रागोनल और 6 में आ जाएगा क्या, हेक्सागोनल। अब फिर बारी किसकी आई, फिर आई बारी विमेंस की, औरतों की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है ऑर्थोरोम्बिक, तो इसे याद करेंगे हम किससे, औरतों से, ठीक है। हो गया फनी। अब ऑर्थोरोम्बिक आ गया, तो अब बारी आई किसकी, विमेंस की। औरतों को से याद करना है क्योंकि विमेंस से याद करोगे तो आप ऑर्थोरोम्बिक याद नहीं कर पाओगे। विमेंस को यानी कि औरतों को दिया गया वो बनाने के लिए, तो उन्होंने मोनो ट्राई में ही मोनो ट्राई करा। मोनो ट्राई, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। मोनो ट्राई में ही क्या कर दिया, वो बना के दिखा दिया। मतलब एक सिंगल ट्राई करा औरतों ने और सबने बना बना के वो कलर वाला क्यूब दिखा दिया। तो उससे पता चल गया कि वो ज़्यादा समझदार थी और आदमी जो थे वो बुद्धू थे, ठीक। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जिसमें आपको क्या करना होता है, क्रिस्टल सिस्टम के आसानी से याद हो सकता है। एक बार रिपीट कर रहे हैं और आप चाहें तो बार बार वीडियो को पॉज प्लेबैक कर सकते हो और ये आसानी से याद हो भी जाएगा। आपको फ़नी है इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिमेंबर करना भी आसान है। आदमियों को क्यूब दिया गया कलर वाला बनाने के लिए, उन्होंने ट्राई करा, 4 यानी कि टेट्रा और 6 यानी कि हेक्सागोनल, 4-6 तरीके लगाए सबने, लेकिन लास्ट में हार मान ली। फिर औरतों को दिया गया वो बनाने के लिए, उन्होंने मोनो ट्राई में ही क्या कर दिया, वो बना के दिखा दिया, यानी कि एक ही ट्राई करा और बना के दिखा दिया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये तो गोनल 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 है, इतना तो याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये ऑर्थोरोम्बिक आएगा और लास्ट में क्लिनिक आएंगे, मोनो क्लिनिक और ट्राई क्लिनिक, ठीक। इतना थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग। अब अगर किसी ने ये सीक्वेंस याद कर लिया इस वाली ट्रिक से, तो फिर ये देखो ये कितने आसान हो जाएंगे याद करने, एज लेंथ और एक्सियल एंगल्स। देखिए पहले दो जो मैंने आपको याद कराए उनमें क्या है, तीनों एज लेंथ बराबर है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बहुत आसान याद करना। अगले जो दो याद कराए उसमें ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और अगले जो 3 याद करेंगे हम लोग करे हैं हम लोगों ने सीक्वेंस से, उसमें कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए इज़ नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी इन ऑल 3 केसेस। कितना आसान हो गया याद करना, पहले दो तीनों साइड बराबर, दूसरे दूसरे जो दो आएंगे, दूसरे दो का स्लॉट जो आएगा उसमें ए और बी बराबर होंगे लेकिन सी बराबर नहीं होगा, बचे हुए 3 कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। एज लेंथ याद हो गई, कितना आसान। अब चलते हैं एक्सियल एंगल पे। एक्सियल एंगल को याद करने के लिए देखिए, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट में क्या, अल्फ़ा बीटा गामा 90 के बराबर, थर्ड में अल्फ़ा बीटा गामा 90 के बराबर और फिफ्थ में भी अल्फ़ा बीटा गामा 90 के बराबर। आसान याद करना। आप चाहो तो इसे भी इंक्लूड कर सकते हो, अल्फ़ा बीटा गामा 90 के बराबर है लेकिन कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है, तो आप चाहो तो 1357 से याद कर सकते हो और लास्ट में याद रख सकते हो कि 7 वाले में अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बस, अगर चाहो तो, ठीक है। अगर नहीं चाहते तो आप इसे अलग से भी याद कर सकते हो, ठीक है। मर्जी आप लोगों की, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप अपना कुछ भी बना सकते हो पर याद करना ज़रूरी है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सियल एंगल कैसे याद करेंगे, अभी पहले में, तीसरे में, पाँचवें में अल्फ़ा बीटा गामा 90 और आखिरी वाले में अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो 1 3 5 7 ये याद हो गए, 4 कवर हो गए, बचे कितने, 7 बचे। कैसे याद करेंगे बचे हुए 2 को, बचे हुए 3 को। देखिए सेकंड वाले में हटा देता हूँ इसे, बहुत ज़्यादा किचड़ बिचड़ हो गई। देखिए सेकंड वाले में अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू सॉरी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा नॉट अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और पाँचवें वाले में क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हैं एक दूसरे के और 90 डिग्री हैं। सॉरी ये तो हमने कवर कर लिया था ना, कौन कौन से बचे हमारे पास में, सेकंड बचा है, सेकंड बचा था हमारे पास में, और हमारे पास में कौन कौन से बचे, ये जो टिक लग रहे हैं हमारे पास में, फोर्थ और सिक्स्थ ये बचे। पहले फोर्थ और सिक्स देख लेते हैं याद करने के लिए। फोर्थ और सिक्स देखो सेम है, कहाँ गए फोर्थ और सिक्स, ये रहा। अल्फ़ा बीटा 90 है, गामा 120 है, अल्फ़ा गामा 90 है, बीटा 120 है। कैसे याद करोगे,
पहले मैंने बोल दिया, टिक लगा देता हूँ मैं एक कलर से इनको, जिनको मैंने याद करा चुका हूँ। मैं ले लेता हूँ पर्पल कलर, ठीक है। ये याद कर चुके हम लोग 1, इसे हटा देते हैं। इसे याद कर चुके हैं, इसे हटा देते हैं। इसे याद कर चुके हैं, इसे भी हटा देते हैं। और 7 को याद कर चुके हैं, इसे भी हटा देते हैं। अब बचा कौन सा हमारे पास में? बचे हमारे पास में सेकंड बचा है, फोर्थ बचा है और सिक्स बचा है याद करने के लिए। 2, 4, 6। पहले 4 और 6 याद करेंगे। अल्फ़ा बीटा 90, गामा 120। अल्फ़ा गामा 90, बीटा नॉट इक्वल टू 120। रिलेट कर पा रहे होगे भाई, पहले दो एंगल 90, अल्फ़ा बीटा 90, गामा इक्वल टू 120। सिक्स में क्या है? अल्फ़ा गामा 90 लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 120, ठीक है। अल्फ़ा एंगल दोनों में फिक्स है। पहले अल्फ़ा बीटा 90 हो रहा है इस वाले केस में, और इस वाले केस में क्या हो रहा है? अल्फ़ा गामा 90 हो रहा है। ये तो याद कर पाओगे कि पहला दूसरा एंगल का 90, ठीक है। और इस वाले में क्या है? पहले तीसरा एंगल का 90। और इसमें क्या है? गामा 120 के बराबर है, लेकिन इसमें तीसरा एंगल जो बीटा है वो 120 के बराबर नहीं है। ये हो गया। बचा कौन सा हमारा? सेकंड वाला बचा। सेकंड वाला स्पेशल केस है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसे याद करने का क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। तो एंगल याद करना थोड़ा सा उतना आसान नहीं हो पाया जितना एज लेंथ आसान हो गया याद करना। पर फिर भी आप 2-3 बार इस तरीके से वीडियो को देख लीजिए, 2-3 बार अपने आंखें बंद करके रिकॉल कर लीजिए इस चीज़ को, आसान हो जाएगा याद करना। पॉसिबल वेरिएशन किस तरीके से याद करेंगे? ज़रूरी नहीं है आपको आप पॉसिबल वेरिएशन याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन बनता है तो एज लेंथ और एक्सेल एंगल्स पे ही बनता है। लेकिन अगर किसी को है कि हाँ भाई मुझे पूरा टेबल याद करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉसिबल वेरिएशन याद करनी, पर फिर भी टेबल के पार्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करोगे। देखो, BCC किस में आ रहा है? BCC क्या है? बॉडी सेंटर को हम लोग शॉर्ट में BCC बोलते हैं और फेस सेंटर को FCC बोलते हैं। BCC किस में आ रहा है? BCC पहले में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, पाँचवें में आ रहा है। तो BCC को कैसे याद करेंगे? 135। FCC किस में आ रहा है? पहले में आ रहा है और पाँचवें में आ रहा है, ये देखिए ये रहा। तो FCC को कैसे याद करेंगे? 15। और एंड सेंटर्ड किस में आ रहा है? एंड सेंटर्ड आ रहा है हमारा फिफ्थ में और सिक्स्थ में। तो एंड सेंटर्ड को कैसे याद करेंगे? 5 और 6। और प्रिमिटिव सब में तो BCC सबसे पहले 135, FCC 15, एंड सेंटर्ड 5, 6। और ये मैंने बोला था कि ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे, जब भी देखिए ये चीज़ें याद करना आसान हो पाए। अगर आप इस सीक्वेंस को भूल गए तो सब कुछ कबाड़ा हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस को भूल लोगे कभी भी नहीं, अगर जो मैंने ट्रिक बताई है उसे याद रख लोगे तो, ठीक है। तो ये टेबल एज इट इज़ आप बनाइएगा अपनी नोटबुक में विद ट्रिक जो मैंने आपको बताई है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि आप पक्का भूल जाएंगे 4 से 10 दिन बाद ही। तो आप इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा ट्रिक को, नहीं तो आप भूल जाओगे, फिर बार बार आपको वीडियो ढूंढनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, ठीक है। और कोशिश करिएगा रिकॉल करने की। अगर कोई दिक्कत रहती है इस टेबल में या जो भी आज पढ़ा है पूरे लेक्चर में उसमें, तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करूँगा उन डाउट्स को। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, आगे और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।